अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस हवाले से कहना है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। ये फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, ये सबसे पहले तो ये कि जो ये फैसला आया है, इससे पहले वो ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो अब क्या मामला होगा इसके बाद? नहीं, इसका एक रूल है, अगर कौंसल से जाने से पहले आप इस्तीफ़ा दें तो आप अपनी जॉब छोड़ दिए, जो ट्रेडिशन है यहाँ पे। मगर जब आपका केस चला गया कि आप पे कोई एक इल्ज़ाम लग गया है, तो फिर अगर आप इस्तीफ़ा दें या ना दें, आप पे कार्रवाई होगी। तो ये पाकिस्तान में मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट का जज एक बहुत बड़ा होता है और उस पर ये इल्ज़ाम का साबित होना ये चीज़ है। हमारे यहाँ पे एक बहस चलती है, मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करना चाह रहा हूँ, आम आदमी की। वो कहता है कि यार करप्शन सारा गरीब आदमी करता है, बिजली का बिल थोड़ा सा चोरी कर लिया, या कोई जिस तरह राणे ने एक दिन बताया इसका बेटा सिर्फ बेचारे ने एक वन वे काटी तो सारी फैमिली को पकड़ लिया। तो अब पता चला हमारे टॉप पे क्या हो रहा है। और इन पे जो इल्ज़ाम आते वो इतने मतलब संजीदा इल्ज़ाम आते। मतलब एक इल्ज़ाम ये था कि प्रॉपर्टी थी कि 10-12 करोड़ रुपए की और डिस्प्यूटेड थी, कई सालों से डिस्प्यूटेड थी। कोई ऐसा जादू हुआ, बैठे बैठे वो डिस्प्यूट हल हो गया और 2 दिन में सारा मसला भी हल हो गया और उन्होंने बहुत सस्ती भी खरीद ली। तो उसके एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे तो कहा यही जा रहा था ये बचेगा नहीं। सही। तो जजेस को अगर इस तरह से करके सजा दी जाएगी और ये एक प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा? नहीं, बहुत अच्छी बात है ना कि उन्हें सज़ा मिली, लेकिन मेरा तो बसद एहतराम और बड़े आजाना ये है कि क्या हमारे जितने भी अदलिया के ऑफिसर्स हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है क्या मैच कर रहा है? तो अगर मैच नहीं कर रहा और इतनी इतनी बड़ी कोठियाँ, इतने इतने बड़े बंगले, बड़ी बड़ी लंबी जायदादें, बड़े बड़े पैसों के ट्रांजैक्शंस, बच्चों और फैमिली और बेगमात के नाम के ऊपर जायदादें, तो ये मेरा ख्याल है इस तरह नहीं है कि खाली एक बंदे को किसी ख़ास वजह से सज़ा दे दी जाए। मैं उनके करप्शन का दिफा नहीं कर रहा, करप्शन की है, उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जुडिशल काउंसिल ने उसी हवाले से वो इंक्वायरी की है ना, उसके बाद ये फैसला। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि इस हमाम में कोई भी पूरे कपड़ों के साथ नहीं है। मैं बड़े महफूज लफ्ज़ों में आपसे कह रहा हूँ ना कि जितने भी हमारे मोहतरम जजेस हैं वो तनख्वाहें और उनका लिविंग स्टैंडर्ड आप देख लें। ठीक, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा अगर ये होना ही है तो फिर पूरी तरह होना चाहिए। और नकवी साहब के हवाले से ये कोई पॉलिटिकल गेम नहीं होनी चाहिए। ठीक, कि आप क्योंकि पॉलिटिकल कुछ मसाइल हों तो आप किसी को रगड़ा लगा दें। जैसे माजी में काजी फायज ईसा साहब के हवाले से रेफरेंस गया था, ठीक है ना, बाद में पता चला कि उसके पीछे कोई और गुस्सा था, सियासी मकासद थे। जो भी था वो कोई और गुस्सा था। सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, राणे की बात दुरुस्त है, मगर मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना कि अगर आप करप्शन में मुलविस है, मैं आपकी बात से बहस नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, तो आपको पता है मेरा हाल जो आम एक पाकिस्तानी मेहनत कश है, वो मेरा हाल जो 30 साल में कमाता है, ये 1 महीने की तरह होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। और इनकी गाड़ी आप सोच नहीं सकते, पंजाब पुलिस इनके साथ होती है, इनका घर सरकारी होता है और अल्लाह का शुक्र है वहाँ एयर कंडीशन बंद करने का रुझान नहीं होता। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई, ये मैं नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, वैसे तो आपकी आपने जजेस ने कह दिया आप करप्ट हैं, तो फिर वो जो आपने सैलरीज ली हैं, जो हमारे बेनिफिट्स आपने लिए हैं, जो सारे खाते हैं वो भी तो फिर वापस। तो अगर इस तरह के जो ये केसेस हैं, अब इसके बाद उनकी मरात वापस ले ली जाएगी? नहीं, मरात नहीं, मेरा मैं कुछ और बात करूँ। देखे, मतलब मैं यहाँ मरात लेना कुछ और चीज़ है। मैं देखे, मैं यहाँ पे एंकर हूँ ना, जो मेरी सैलरी आप मुझे दे रहे हैं, पता चला मैं तो एक हराम खा रहा था, मैं तो किसी के लिए काम कर रहा था, तो आप कहे नहीं नहीं बंदा गलत है, इसको निकाल दो। नहीं, जो 5 साल मैंने यहाँ से हराम के साथ हरामजदगी की है, वो भी पैसे वापस। अच्छा, दूसरी चीज ये है, ये पॉइंट है कि अब मैं और ये को गलती करते हैं ना, तो वो गलती ज्यादा क्या होगी कि हम कोई लफ्ज बोल जाएंगे, किसी के हक में बोल जाएंगे या किसी के खिलाफ बोल जाएंगे। लेकिन अगर जज करप्ट हो तो वो तो फैसलों में करप्ट होता है, तो फिर जो उन्होंने फैसले किए हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं? मॉरली क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ठीक है ना, वो कहाँ स्टैंड करते। और फिर मैं दोबारा जो बात कहना चाह रहा हूँ, और ये मलिक साहब जो हैं ये
उस बात को ख़त्म नहीं कर रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि एक दफ़ा ये ज़रूर देखना चाहिए, करप्शन ये है कि मेरी तनख्वाह और मेरे अखराजात मैच कर रहे हैं या नहीं। तो जो तनख्वाहें हैं मोअज़्ज़िज़ जजेस की और उनके जो लिविंग है, अगर उसका भी एक दफ़ा मैच कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मेरे तो क्या कहते हैं, अगर मैंने वो ना कराई हो जो अभी टैक्स वो आया था, तो कहा गया कि अगर ये नहीं जो जमा कराएंगे तो उनके बिजली के मीटर काट लिए जाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो अगर जब हम ताकतवरों से वो मांगते हैं रसीदें, तो फिर उसमें जब आपको गिर जाए ना तो हम बड़े शेर हो जाते हैं साफी लोग, क्योंकि अब वो साबिक जज रह गए, तो अब हमारा काम है हम ज़्यादा सूली बन जाए, कानूनी बन जाए। अब एक और भी आर्गूमेंट है, इनकी जो ऑडियो रिलीज हुई थी वो परवेज़ इलाही के साथ, तो इन पे ये भी एक चीज़ मैं इनके अलावा बाकियों पे भी कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो जजेस की जो पॉलिटिकल पावर है हमारी हुकूमतों के पास किसी को जज बनाने की, वो भी एक सोर्स ऑफ करप्शन है। अगर मैं पीटीआई हूँ, आप पीपल्स पार्टी हैं, ये पीएमएलएन है, तो हम कोशिश ये करते हैं ऐसे लोगों को जज ले गए जिन्होंने हमारी खिदमत की होती है। तो इनके एक तो लिंक्स पॉलिटिकली बड़े स्टैब्लिश हैं, वो तो आप वीडियो भी सुन सकते हैं। मैं यहाँ से ये भी एक बहस शुरू करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत को, इस निज़ाम को ये भी सोचना पड़ेगा कि हम जजेस लगाते कैसे हैं, उसमें भी प्योरिटी होनी चाहिए और उसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। लेकिन जजेस के लिए तो फैसला कर दिया हुआ है कि सीनियरिटी की बेसिस पे आ गया। वो सीनियरिटी छोड़ देना, मैं सीनियरिटी का भी आपको बता रहा हूँ ना, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जरा इतना सेंसिटिव मामला है कि जरा मैं तोड़ के बोल रहा हूँ, गुस्सा कर ले, ठीक है ना, नहीं मैं किसी और गलती करूंगा, मैं किसी और बात पे करूंगा, तुम्हें अदालत भी नहीं बुला सकते। नहीं, लेकिन मैं उन पे तो कर ही नहीं रहा, मैं तो उन पे कर रहा हूँ जो मौजूद हैं। मैं तो उनसे उनके मुतालिक ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये कौन सा खुफिया निज़ाम चल रहा है जिसमें एक ख़ास किस्म की सोच वाले जजों को या तो फारिग किया जा रहा है, या उन्हें रुसवा करके निकाला जा रहा है, या वो डर के भाग रहे हैं। इनसे शुरू होकर जस्टिस एजाजुल हसन तक चले जाएं जो अपकमिंग चीफ जस्टिस थे। मैं हैरान हो गया इस बात पे कि जब एक अपकमिंग चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दिया तो किसी एक जज ने ये नहीं कहा कि ये हमारा जज भाई ने इस्तीफा दिया है और इसने जो इल्जामात लगाए इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि किन हालात में ये जा रहे हैं। किसी ने नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि क्यों जा रहे हैं, किसके खौफ से जा रहे हैं, किसने कहा था कि ये दुम दबा के भागेंगे, किसने कहा था कि इनकी दौड़े लगवा देंगे। तो जब बाकी जजेस जिन्हें पता है कि ये जज इसलिए भाग रहा है कि इसका सियासी इंतकाम कहीं और होना है, और वो खामोश रहते हैं, इसका मतलब है वो खुद भी करप्शन का हिस्सा हो रहे होते हैं, उस करप्ट निज़ाम का हिस्सा हो रहे होते हैं जिसमें उनके आंखों के सामने एक काबिल जज इसलिए चीफ जस्टिस छोड़ के भाग जाता है कि उसे पता है कि आने वाले दिन में मेरे साथ बहुत बुरा होगा, और वो सारे देखते रहते हैं। तो ये खाली नकवी साहब का मसला नहीं है, नकवी से एजाजुल हसन तक एक कहानी है जिसके पीछे जज क्यों भाग रहे हैं, ये जजों को क्यों सजाएं मिल रही हैं और किसकी ख्वाहिश पे मिल रही है। ये कहानी ऐसी है जो हो सकता है 45 साल बाद जुडिशरी खोले कि हमारे दौर में जो जज फारिग हुए थे या जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उनके पीछे असल कहानी ये थी। चलें आहिस्ता आहिस्ता शायद हम सीख ही जाएं। लेकिन दूसरी तरफ करप्शन के बयानिए पे एक दफ़ा एक टाइम में एहतसाब शुरू होता है, दूसरी तरफ अगले ही दौर में जो है कुछ सालों बाद रिवर्स होता हुआ देखते हैं। हसन हुसैन की एग्जांपल दूंगी मैं। क्या आप देख रहे हैं कि वो वापस आ रहे हैं? अब उनको 14 मार्च तक जो है वो उनके वारंट की गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो क्या बैकग्राउंड क्या है इसका उन पर जो केसेस के हवाले से, और अब किन ग्राउंड्स पे वापस आ रहे हैं? देखिए, हम लोग सहाफ़ी हैं, हमारे पास कोई गैब का तो इल्म नहीं ना होता, हमने चीज़ों को ट्रेंड से देखना होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब वज़ीर आज़म अपने नवाज शरीफ साहब पे पनामा का केस बनाना, तो आपको याद है एक तस्वीर रिलीज़ हुई थी, हमारे प्यारे से हुसैन साहब बैठे हैं अकेले, वो नैब की कस्टडी में पहली दफ़ा जिस तरह आम आदमी सारी ज़िंदगी डरा सहमा नहीं गुजारता, उस तरह की एक तस्वीर थी कि वो एक बिल्कुल ऐसे करके बैठा है। तो वो जब तस्वीर रिलीज़ हुई और उसको केस में शामिल किया गया, तो मैं अपनी एक 6 फुट की अदना सी बात करने लगा, मुझे पता लगा कि नवाज शरीफ इज़ ओवर, कि इस निज़ाम ने फैसला कर लिया है कि क्रॉस है। अब उसको मैं बिल्कुल रिवर्स करने लगा हूँ। ये 3 केसेस से एवन फील्ड है, अल अजीज़िया मशहूर ज़माना वो फ्लैगशिप जो केस है, उसमें 5 मुल्ज़म थे, 3 को तो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया बरी। अब वो राना को मैं गुस्सा चढ़ा रहा हूँ कि भाई ये बताएगा कि आप उनको छेड़ रहे हैं। मैं उसको छेड़ रहा हूँ कि भाई 2016-17 में
वही हमारी अदालतें होती हैं। पता नहीं, मुझे तो कानून शुनून समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरा तो कुछ लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मसला कानून नहीं है, पाकिस्तान में कानून की तशरीह का मसला है। कोई तशरीह किस तरह की जाती, 16, 17, 18 में हर तशरीह हो रही थी कि नवाशी गलत, बेटी गलत, दामाद गलत, बेटा गलत, सब पे केसेस बन रहे थे। रोज सुबह दोपहर शाम नैब जा रहा है, आ रहा है, और बल्कि लोग गुस्सा करते थे, यार इसको रोज तुमने एक फैसिलिटी दी हुई है, नवाशी रोज अदालत से बाहर आता है, एक अपना जो पैसे लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मुफ्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो अब बिल्कुल रिवर्स हुआ है कि अगर अब्बा जी लंदन से आए तो अब्बा जी के सारे केस माफ हो गए। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकली केस समझाऊं, केस हुआ क्या है। केस ये हुआ, उन्होंने कहा जनाब इस केस में जो तीनों मैंने आपको रेफरेंसेस बताया कि अब्बा हुजूर तो बरी हो गए हैं इस्लामाबाद अपना हाई कोर्ट से, तो अगर अब्बा हुजूर बरी हो गए तो 2 अजीम जो बेटे हैं वो किस तरह दायमी उनको जमानत हो सकती है। अब अगला केस ये आ गया केस के अंदर कि पाकिस्तान में आपको पता है ये मुल्क एक कदम नहीं लेता आइन और कानून के बगैर, और कानून ये कहता है कि जनाब अगर आप इश्तिहारी हैं तो आपको पहले गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। मगर इस अदालत ने फैसला जो प्यारा सा किया वो ये किया कि जो आपके दायमी वारंट है ना, हम 14 तक मुअत्तल करते हैं बेसिकली। अब 14 तक मुअत्तल होने का मतलब है कि आप 14 से पहले अदालत में हैं और नहीं, वो 12 उन्होंने डिक्लेयर किया। हाँ, मैं जरा केस की बात, तो वो 14 से पहले चले जाएंगे। केस बिल्कुल सिंपल है, मैं कोई लॉ का माहिर नहीं, मगर मुझे समझ आ रही है। उन्होंने जाके कहना कि अपना जज साहब अस्सलाम वालेकुम, मसी लंदन तो आया, कोई अपना चाय शाय पियोगे, बैठो गपशप लगाओ। मेरे 3 जो 5 मुलजम थे 3 हो गए हैं बरी, तो केस तो ख़त्म हो गया, तो गुड बाय है। तो हमारी जो केसेस है वो साफ आपको नजर आ रहा होता है कि हवा किधर जा रही है, पावर किधर जा रही है, तो उसके साथ ही आपको डिसीजन आ रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा 16, 17, 18 को मैं आई कुड प्रिडिक्ट ऑल द डिसीजन, वो वैसे ही हुए जैसे हुए। अब क्योंकि अब्बा जी बरी हो गए तो ये भी बरी हो जाएंगे। रना साहब, आपको क्या लग रहा है कि यही सूरत हाल होगी जैसे मलिक साहब ने इंडिकेट किया? लतीफ़ा ज़रा सुने कि जो आज जज साहब ने उन्हें कहा है ना, कि 12 मार्च से पहले सरेंडर करें वरना कानून हरकत में आ जाएगा। यार ऐसा जुमला, क्या बात है, कानून हरकत में आ जाते। कानून की मतलब कोई नशा करके सुता है? कानून को नहीं नजर आ रहा, कानून हरकत में आ जाएगा। मुझे लगता है इन्होंने न्यूटन का कानून नहीं पढ़ा हुआ। जो ये मतलब आप मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान के यार 24 करोड़ लोगों के साथ। अगेन भी वही बात जो अभी इसने कही थी, मेरा बेटा यार एक दफा वो काट दे, क्या कहते हैं, वन वे चला जाए, कोई माफी नहीं है, ठीक है, उसे आप पकड़ेंगे, आप उसको उस पर पर्चा काटेंगे, उसको हवालात में फेंकेंगे, और माँ बाप बाहर रोते रहेंगे, आप मिलने नहीं देंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। क्योंकि मेरा बेटा है ना, एक गरीब का बेटा है ना, कमजोर का बेटा है ना, क्योंकि उसका बाप नवाज शरीफ नहीं है, क्योंकि उसका बाप जरदारी भी नहीं है, ठीक है ना, उसके ऊपर पर्चा भी होगा, वो जेल भी जाएगा, और पर्चे के बाद सारा मुस्तकबिल बर्बाद, मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। वो 15 साल के बच्चे का यार, और तुम्हारे बच्चे वो आके कहते हैं जी वो एक्चुअली ये हुआ कि हमें ना इस कानून का पता नहीं था। वो तुम्हारी मासूमियत भाई, कमाल, तुम्हारा अब्बा उसी केस में अंदर रहा, उसी में उसे सजा हुई, उसी में वो बरी हुआ, ठीक है, तो तुम्हें नहीं पता? चार्टर्ड तैयारे में जब इसहाक डार साहब गए वजीर आजम के तैयारे में फरार हुए, तो तुम्हें नहीं पता चला? इसहाक डार साहब उसी तैयारे में वापस आके वजीर आजम के, तुम्हें नहीं पता चला? तुम्हें नहीं पता चला कि अदालतों ने घर बुला के थंब लगवा दिए कि लो जी अंगूठा लाओ जी, मियां साहब छड़ो जी, कीड़ा तुसी आना है, ठीक है ना, और क्या आप जहमत कर रहे हैं सर, यहीं पे दें, करें बायोमेट्रिक खत्म करें। मैं तो शनाख्ती कार्ड बनाने जाऊं तो मेरा अंगूठा काट देते ने, कहते पूरा नहीं लगा, दोबारा लगाएं, फिर लगाएं, ठीक है, ताकतवर के घर जाके आप कहते हैं अंगूठा ऐसे ला दो। ये हुसैन और हसन हुसैन का जो ये वाला मामला है, मेरी एक बात याद रखिएगा, जो 8 फरवरी को कौम ने रद्द-ए-अमल दिया था ना, हम लोगों को बाज़ औक़ात ऐसा लगता है जो ऐसी जो मर्जी कर रहे हैं, हमारा कौन को पूछने वाला है। लोग याद रखते हैं, वो लोग नहीं भूलेंगे जिनके बच्चों को आपने छोटे छोटे जुर्म के ऊपर, जिनके ऊपर FIR काटी, और वो ये देख रहे हैं कि ताकतवर के बेटे आ रहे हैं तो अदालतें बिछ गई, माही आवेगा मैं फूला नाल धरती सजावांगी, ठीक है, चलांगी पखियां हैं, आ जाए सर कोई बात नहीं, 12 से पहले। और ये मुझे फैसिलिटी है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को फैसिलिटी है कि अगर वो जुर्म करें, मुल्क से फरार हो जाएं, तो सीधे वो तो, अगर कोई हमारा ऐसा हो ना और वो एयरपोर्ट पे आए तो इस तरह बैठे होते हैं पुलिस वाले, FIA वाले, कि जैसे कोई कसाई नहीं बकरे को पकड़ने के लिए बैठा होता। इनके लिए अदालत कह रही है 12 से पहले आ जाए, वरना कानून हरकत में आएगा। पहला हरकत ही जाके तुसी केड़ा भी तीर चला लिया,
जो अब फिर हरकत में आ जाएगा। भाई ना हो हरकत में बड़ी बरकत है, और बरकत सारी मियां नवाज शरीफ के लिए। अच्छा मलिक साहब, दूसरी तरफ हम देखें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक तो मखसूस नशिस्तों के ना मिलने के खिलाफ जो है वो जो इकदाम है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दूसरी तरफ जो पेशावर हाई कोर्ट में चूंकि केस था मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो 13 मार्च तक हल्फ ना लेने की हिदायत कर दी है। यानी मामला जो है वो हम फिर देख रहे हैं कि अदालतों में जा रहे हैं, और फॉर्म 45 में भी अदालतों में जाने का फैसला कर लिया है। आपको क्या लग रहा है कि ये अदालतों से इंसाफ मिलेगा या जो तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि आइन जब क्लियर है मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे अगर मैं बात करूं, ये जो 45 वाला मामला है ये तो दूसरी तरफ रह जाएगा, क्या अदालतों से इनको कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है? अच्छा, ये भी वो अपना भी अदालती निज़ाम पे हमने बात की, ये भी सॉरी टू से मैं कोई तौहीन नहीं करना चाह रहा। एक ज़माना आया था 1-2 साल पहले, किसी ज़माने में हम सहाफ़ी थे तो हम सहाफ़ी हुआ करते थे, हमारा ये नहीं पता चलता था ये कौन, इसका आइडिया क्या है। फिर एक वक्त आ गया, मतलब 12-14 साल के मैं बच्चे से बात करते थे, वो कहते ताड़े अब्बू केड़ा टीवी देखते हैं, अच्छा तो आप उस पार्टी से हैं। तो अब यहाँ पे भी एक नया काम शुरू हुआ है। अब जो पेशावर हाई कोर्ट में केसेस होते हैं, आपको मिनट में पता चल जाता है कौन सी पार्टी जाएगी और उसका नतीजा क्या होगा। ये भी एक चीज़ नई डेवलप हुई है। सर राणे ने कहा ना कि जस्टिस नकवी के साथ ये देखना ज़रूरी नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्यों है। ये भी एक नया फनामना शुरू हो गया कि यार अगर आप रिजर्व सीट्स है तो फिर लाहौर का इशू नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट हमने किस लिए बनाई है, सिंध हाई कोर्ट हमने किस लिए बनाई है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट हमने किस लिए बनाई है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए, ये सिर्फ महफूज का हिस्सा वहाँ पे जगह। इसमें देखें एक और लीगल एक डिस्प्यूट अभी पैदा हो गया। मतलब मैं जो 2-3 पार्टियों से मैंने बात की, मैंने कहा यार ये तो मुल्क चलते ही आइन और कानून के तहत है। मैंने तो आपको कहा मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, ये तो मुल्क बने ही आइन और कानून के लिए, तो आप किस तरह हल्फ ले लेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि जनाब इस्लामाबाद जो है जुरिस्डिक्शन एक होती है, हम तो अनपढ़ से लोग हैं। उन्होंने बताया कि हर एक अदालत का एक अपना एरिया होता है, तो उस एरिया में जो आपका कौमी असेंबली का स्पीकर है वो कहता है जी जाओ, मैं तो स्पीकर हूँ, मैं ले लेता हूँ हल्फ, आप कर लो जो करना है मेरा। वही फिर राणे ने गुस्सा करना कि ये माइट इज राइट है, कर लिया तो कर लिया। इसी तरह लाहौर के स्पीकर ने भी शायद ये अंदर की मैं डिस्कशन बता रहा हूँ, खबर नहीं है उनमें डिस्कशन, आप ले लें, स्पीकर है, स्पीकर नून का कभी ले आप हल्फ लें, मैं स्पीकर हूँ और आपको होता है स्पीकर पे आप असेंबली के अंदर एक आपको माफ़ी है, आप चाहे मतलब फौज पे भी बात कर दें, अल्लाह माफ़ी दे, कायदे आज़म पे भी बात कर दें, आप पे केस नहीं हो सकता, तो सुप्रीम वो भी कर सकता है। तो एक ये तो डिस्प्यूट ये पैदा हो गया कि जो स्पीकर साहब को रूलिंग आपने दी है, आपकी जुरिस्डिक्शन का है। दूसरा जो आप बात कर रही हैं कि अदालतों का भी हमारा एक सीक्वेंस सा बन गया हुआ है। अब पीटीए की हमायत में मैं बात करने लगूँ कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि हमारा जो रियासत का निज़ाम है ना, उसकी खूबसूरती है, वो सज़ा नहीं देती, वो सिस्टम में ही आपको सज़ा मिल जाती है। मतलब अगर मैंने कोई चोरी किया कि नहीं किया है, पंजाब पुलिस के साथ अगर एक हफ्ता मेरे पे FIR हो जाए ना कि ताहिर मलिक चोर है, तो वो हफ्ता ही काफ़ी है छितर खाने के लिए, सारी ज़िंदगी मैं सीधा रहूँगा। तो ये प्रोसेस इटसेल्फ इज़ वेरी पेनफुल। तो PTI के लिए इतनी मुश्किलात है और आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। मेरा लिए आप ज़रा वो जो कोर कमांडर की प्रेस रिलीज है उसमें इतना मोटा लिखा हुआ है कि जनाब हम ये 9 मई की तो माफ़ी कोई नहीं है। लेकिन खान साहब ने कह दिया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायीद करता हूँ, 9 मई के मुल्जिमान को सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और उनको सजा दी जाए। देखिए जो अभी मलिक साहब ने फरमाया ना, उसमें 2 चीज़ें। ISPR की प्रेस रिलीज जो है वो मलिक साहब ने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है, हमारी पाक फौज ने कहा कि जी हमारा काम इलेक्शन कराना था, हम उसमें पार्टी नहीं थे, ठीक है ना। हमें तो जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई थी हमने वो पूरी कर दी, ठीक है। यानी ये जो भी गंद है उसमें फौज का इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, ये इस सारी चीज़ों के जिम्मेदार हैं ना, जिनकी वजह से ये सारा क्योस फैला और फैलेगा और फैल रहा है, मजीद फैलेगा, ठीक है ना। अभी 47-45 पे हम अड़े हुए, अभी बहुत कुछ और आने सामने आएगा। ये जितना कुछ अपलोड करेंगे उतना ये ज्यादा एम्बेरस होंगे, उतने ज्यादा इनकी चोरियां कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, ये 100 झूठ बोलेंगे। मुझे डर ये कि ये 100 गंडे ना खाएं, क्योंकि गंडे के साथ फिर कुछ और भी खाना पड़ता है, ठीक है। और इन्हें करना पड़ेगा ऐसे। फौज ने तो कह दिया कि हमारे काम सिक्योरिटी थी, हमने कर दी, हमारा क्या ताल्लुक, ये जाने जिन्होंने इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन सोलो जिम्मेदार है इस चीज का कि वो इलेक्शन सही कराता, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज सुन लें, ये अभी जो इन्होंने कहा कि जी स्पीकर जो है वो तो आजाद है, वो जो मर्जी कहे ये कहे। अगर इतना ही होता ना, यहीं से हमारी अदालतों के तो 2 नंबर 2 चेहरा नजर आता है कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी स्पीकर जो कहे वो करे, एक तरफ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ऊपर वो कहते हैं इस पे आर्टिकल 6 लगेगा, ठीक है ना।
यानी कि अगर मेरा स्पीकर अच्छा बोले तो वो तो ठीक है, तुम्हारा स्पीकर ठीक ना बोले तो उस पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। अच्छा आर्गुमेंट किया, ठीक है ना? ये पीटीआई का आर्गुमेंट था तब भी कि स्पीकर को आपको नई अदालत में ले जाना। आपने तब तो आपने कह दिया था कि जी आप अभी ताजा तरीन का असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है नजरिया ज़रूरत। नजरिया ज़रूरत है भुट्टो को फांसी दे दो, नजरिया ज़रूरत है भुट्टो को मासूम करार दे दो, नजरिया ज़रूरत है नवाज शरीफ को सजा दे दो, नजरिया ज़रूरत है तो घर जाके माफ़ी मांग के पैरी पे के माफ़ी ले लो, ठीक है। नजरिया ज़रूरत है हुसैन हसन को पाकिस्तान ना आने दो, वो बेचारे अपनी वालदा के उस पे नहीं आ सके। दुख है मुझे इस बात का, ये तकलीफ दे बात थी कि वो नहीं आ सके क्योंकि नजरिया ज़रूरत था उस टाइम। अब नहीं है तो अब वो आ सकते हैं, अब अदालतें माफी मांग लेंगी। नजरिया जरूरत क्या ठीक है यार, उनकी मां मरी थी, उनकी जरूरत थी, उन्होंने आना नहीं था उन्होंने। नहीं, मैं कुछ और बात, मैं अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा अच्छा, हूँ कि वो अदलिया ने एक दीवार खड़ी की ना, तो वो नहीं आ सके। वो पॉलिटिकल फिगर नहीं है भाई, वो क्यों आके यहाँ पे जलील होते फिरे? वो अपने कारोबारी लोग हैं, वो अपने कारोबार को देखें, वो क्यों अपने आप को खराब करें? ठीक है, नजरिया जरूरत। फिर आप एक लतीफा सुनो, हर इदारा मलिक साहब एक ही कानून की ना आइन की अपनी अपनी डेफिनेशन देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, सदर कहता है इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, वो कहते हैं इलेक्शन होने नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ या नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, तो फिर ऐसे होने चाहिए, जिसका काम है वो कहते ऐसे होने चाहिए। सियासतदान कहते हैं इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, ठीक है। यानी हम एक चीज के ऊपर ही मुत्तफिक नहीं है, और ये नजरिया जरूरत हमें लेके बैठ गया। उज़मा रूमी साहब, कसम से अगर पहले दिन हमारी अदालतें इस नजरिया जरूरत का ताक तोक अपने गले में ना डालती तो शायद आज हम किसी और जगह खड़े होते। हमने हर नजरिया जरूरत के तहत इन अदालतों ने आमिरों को, डिक्टेटरों को रास्ते दिए। इन अदालतों ने नजरिया जरूरत के तहत सियासतदानों को जलील किया। कभी भुट्टो को फांसी लगी, कभी यूसुफ रजा गिलानी को हथकड़ियां लगी, कभी नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगी, कभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हथकड़ियां लगी, कभी आसिफ अली जरदारी जेल के अंदर रुलता रहा, कभी इमरान खान को जेल के अंदर बंद करके आप करते रहे, और फिर कहते हैं हम बड़े इंसाफ पसंद हैं। हिस्ट्री देखो, खाली मज़ाहिर नकवी का क्यों रोना रहूं मैं तो अपने निज़ाम अदल का रोना पहले दिन से आज तक रोऊंगा। नजरिया ज़रूरत की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? और जो अदालतें हैं उनका काम चूंकि तशरीह करना है, कानून की तशरीह करना है, जो मौजूद आइन और कानून है उसकी तशरीह करना है, तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। आइन और कानून में अपनी एक तशरीह निकाल लेना जो जिसका आइन और कानून से ताल्लुक़ नहीं होता, वो हमें नजरिया ज़रूरत की तरफ जो है वो लेके जाता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे कि जो अभी हमने जिक्र किया कि बानी PTI ने एक बात की है कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान है उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए। क्या ये एक मुफाहमत की तरफ एक स्टेप है, या हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये मुफाहमत नहीं है, ये आगे कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा? स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इमरान खान ने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ उसकी तायीद की है, और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। मलिक साहब, क्या हम ये समझें कि ये एक जो मैसेज है मुफाहमत की तरफ? मजबूरी में कहूँगा, क्योंकि देखिए बड़ा आप रियासत के ताकत के साथ तो लड़े हैं 2 साल से। आप देखिए अगर खान साहब 1.5-2 साल पहले जो उनके बयान आते वो बाई नेम आना शुरू हो गए थे, ओहदेदारों के नाम लेते, कभी मीर जाफ़र, मीर सादिक। मेरा ख्याल उन्होंने ये मैसेज कराने की कोशिश की है, क्योंकि इससे जो चीज़ उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा होना था, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये देखें ये तो रियासत को नहीं मानता, ये तो हमारी फ़ौज को नहीं मानता, तो मेरा लिए इट्स इंटेलिजेंट मूव, उसने कबूल कर लिया। मगर हैविंग सेड दैट, इंटरेस्टिंगली मैं खुद ही देख रहा था कि जाने जिगर इमरान खान पे खुद एक मुकदमा है। वो क्या है, 9 मई को शादबान का जो हमारा लाहौर का थाना है उसमें उनका नाम है। तो मैं सोच रहा था, जलाया था थाने को, मेरा ख्याल वो अपना मिट्टी का तेल पाया सी पता नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूं मुकदमा क्या है? मुकदमा थाने पे हमले में। अच्छा, उन्होंने खुद किया हमला, उनका नाम है उनका, मतलब मैं ये कह रहे हैं नहीं FIR के मुताबिक। FIR के अच्छा। वो यही होगा ना कि प्रोवोक किया है, और क्या हो सकता है वो मतलब खुद तो वहां पर मौजूद नहीं थे ना। तुम्हें नहीं पता था, लड़की ने बताया कि उन्होंने प्रोवोक किया था, हमला नहीं। नहीं उन्होंने प्रोवोक किया, उन पर जो मुकदमा बना होगा, मेरा मैं ये कह रही हूं कि मुकदमा यही बनाया होगा ना कि उन्होंने प्रोवोक किया। मैं समझ रहा हूँ जो इमरान खान का जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट किया है, जो मैं ये मेरी सारी पर्सनल है,
मेरा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मकबूलियत पे चलता है, वो पॉपुलैरिटी पे चलता है। पॉपुलैरिटी एग्रेशन है, ये इस ज़मीन की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जनरली लोग कहते हैं जी कि हमारे लीडर बड़े माठे हैं, खास तौर पर पंजाबियों के बारे में कहा जाता है बड़े इताअत पसंद है, बड़े ताबेदार हैं। जबकि इस ज़मीन के लोग, मैं पाकिस्तानी को सलूट कर रहा हूँ, ये हमेशा उस बंदे के साथ खड़े होते हैं जो ताकतवर के साथ लड़ता है। ताकतवर थल्ले नहीं लगता। अब देखो भुट्टो की आप मेकिंग देख ले, ये जिस तरह बातें करता है। अब चले एक मिनट के लिए मुझे आप न्यूट्रल समझ। नवाज शरीफ कब पॉपुलर हुआ है? जब सदर साहब के सामने खड़ा हुआ और स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हुआ। मरीम कब पॉपुलर हुई है? जब स्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी है। जो ही सलाम शुरू करेगी देखो अनपॉपुलर हो जाएगी। तो मैं जो साबित करना चाह रहा हूँ, खां का प्रॉब्लम क्या है? खां एक तरफ ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही अंडरस्टैंड्स के जो हमारा एक आम आदमी है ना, मैंने उसको एक वो देखे, मेरी तो वो जनरेशन है जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मेरे से वो बड़ा है। हमें क्या मोहब्बत थी उसके साथ कि वो ग्राउंड में लड़ रहा है और लड़ के हमें लगता था जैसे पाकिस्तान लड़ रहा है। पावर, ताकत, फाइटर। अब अगर वो ये 9 मई पे ये कह दे तो वहां पे भी फंसता है। तो मेरा ख्याल है उसका डिलेमा यही है, मगर वो लड़ाई नहीं खत्म होगी। ये मैं आपको बता दूं कि खां को जो सूट चीज़ करती है ना, जो दुकान उसने बेचनी है, वो कन्फर्टेशन है, वो मुहाजराई है। अगर वो मुहाजराई से रिट्रीट करता है ना, तो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो मुहाजराई तो राना साहब ये तो कौम के, मुल्क के मफाद में नहीं है। ऐसे में अभी मईशत की सूरत हाल बड़ी संभलने वाली है, अभी हम बहुत एज पे खड़े हैं। देखिए, जो इमरान खान ने कल अडियाला में गुफ्तगू की, वो ज़रा वो पूरा जुमला सुने क्या कहा है। उन्होंने कहा जी 9 मई के मुलजिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, और इस हवाले से जो वीडियो सबूत हैं और दीगर सबूत हैं उनके मुताबिक काम होना चाहिए। उसका जो क्लेम है वो कुछ और है, और वो जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। ठीक, वो वहीं खड़े हुए जहाँ पे खड़े हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल ठीक है कि उन्हें मुहाजराई ख़त्म करनी चाहिए, और पाकिस्तान के मुफाद में भी यही बात है कि मुहाजराई ख़त्म हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम ज़रूरत जो है ना, वो ठीक है 9 मई को तो अदालतें निपटेंगी, अदालतें फैसला दें। ठीक है, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अदालतें फैसले दे क्यों नहीं रही भाई, दे दें ना, ख़त्म करें ना बात को, आगे बढ़ें। लेकिन असल चीज़ जो मैं अब आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि 1990 की बदतरीन बदहैबत सियासत, मलक का इसका आई विटनेस है, आप तो छोटी होंगी, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म हैं, वो लाहौर एयरपोर्ट उतरती हैं, नवाज शरीफ उन्हें लेने नहीं जाते बतौर वज़ीर आला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ साहब के वालिद की गिरफ्तारी के लिए वहाँ से आए फेडरल पुलिस भेजती हैं। पंजाब पुलिस उन पुलिस अफसरान को पकड़ के अपने पास बिठा लेती है, और बड़ा रफड़ पड़ जाता है कि जी आपसे भेजा में रखा गया और ये और वो। वही बदसूरती आपको कल नज़र आई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ KP के गए, पेशावर गए, और उन्होंने जाके वो जो मुतासरीन से उनसे खिताब किया, तो CM KP के वहाँ नहीं थे गंडापुर, वो गवर्नर हाउस की उस तकरीब में नहीं थे, ना वो शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए गए। तो इसका मतलब है कि हम फिर 40 साल पीछे चले गए, फिर हम वहीं खड़े हो गए जाके, वही सारा कुछ हम फिर कर रहे, वही रिपीट हो रहा है, वही सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान को फेडरेशन को मजबूत रखना है, तो अब भी मौका है इलेक्शन कमीशन जो इंसाफ पे मबनी है वो फैसले कर दे। अब वो अगर उनका क्लेम है कि फॉर्म 45 और 47 का, तो आप उनसे कहें जी प्रूव कर दें। क्यों हम नवाज शरीफ के पीछे या किसी के पीछे खड़े हो रहे हैं भाई? अगर यही 90 की सियासत वापस लाने के लिए हम ये जतन कर रहे हैं, तो फिर किसी से कोई गिला ना करे। और जहां तक रही इमरान खान की बात, तो KPK के CM ने तो 2 दिन पहले जब बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने हिदायत की है कि आप मिलजुल के काम करें। तो वो तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था। लेकिन नहीं यार, नहीं, सॉरी टू कट यू, वो तो उसी दिन हल्फे वफादारी पे नहीं गए, वो तो जंग तो पहले दिन ही शुरू हो गई थी जब साहब मिलने गए हैं। तो अगर वो इंडिकेट कुछ सिंबल भी होते हैं ना, चले आप PTI है मान लिया, मगर आप CM पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है, मान लिया शहबाज शरीफ अच्छा ही बुरा, वो रियासत की इलामत है, तो ऐलान जंग तो पहले दिन ही नहीं, मेरी बात सुन लेना, ये ऐसे ही है कि जैसे मलिक साहब, मैं आपको प्रोग्राम में कई दफ़ा कहता हूँ यार सच बोलो, आप नहीं बोलते, मैंने तो कह दिया, अब आप अमल नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि उसने आके ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी ना, वो नहीं गए, गलत किया, मैं तो कह रहा हूँ ना, बुरी बात है, गलत किया ना,
मैं तो कह रहा हूं इस बात को। वो तो ये कह रहे हैं कि हम इससे 40 साल पीछे चले गए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह जो नाइंसाफी के मामलात है ना, उससे आप कोई वो मोहब्बत की अलामत फाख्ता नहीं उड़ा सकते। ठीक है, जब अंदर बैठे हुए पार्लियामेंट के 40-50% लोगों को पता हो कि ये 47 वाले फार्म के लोग हैं, और उन्हें भी पता हो कि हम, जावेद लतीफ का कल का सुन लें, उसने कहा कि हाँ हुई है बेईमानी। ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन लें, वो कहते हैं हाँ हुई है बेईमानी। ठीक है, तो जब जीतने वाले मान रहे हैं, वो जमात इस्लामी वालों ने सीटें वापस कर दी, वो उन्होंने क्या जीडीए वालों ने सीटें वापस कर दी कि हमारी सीटें नहीं है। ठीक है, तो फिर इससे बड़ी मिसालें तो कोई नहीं मिल सकती ना। तो फिर भी अगर आपने ये निजाम रखना है ताकत का कि हमारी मर्जी है, जाए फेडरेशन भाड़ में, हम अपनी मर्जी करेंगे, तो फिर ये तवक्को खत्म कर दें कि तसादुम नहीं खत्म होगा, तसादुम जारी रहेगा। अच्छा मलिक साहब, इलेक्शन हो गया, अब इस कन्फ्रंटेशन का जिसको इलेक्शन से फ़ायदा नुकसान होना था वो हो गया, जो फ़ायदा मिलना था वो भी मिल गया, जो नुकसान होना था वो भी हो गया। अब इस कन्फ्रंटेशन की जो सियासत है उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या ये जो बयानिया है ये अवाम में उस तरह से मकबूल हो जाएगा? क्योंकि एक टाइम तक तो अवाम इसके साथ होते हैं, लेकिन उसके बाद वो चाहते हैं कि अब थोड़ी सी जो है वो इस्तेहकाम की तरफ आ जाएं। नहीं, अब देखें, आप अगर आप रैशनल नहीं ना होंगे, अगर आप मंतकी नहीं ना सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते। देखें, एग्रीमेंट क्या होता है दो इंसानों के दरमियान? वो इंग्लिश का एक लफ्ज़ है विन विन। जब तक आप किसी को कोई विन में, किसी कामयाबी में कोई हिस्सा नहीं ना देंगे तो आपका हिस्सा नहीं बन सकता। अब मुझे बताएं, लूज़र तो थ्रू आउट पीटीआई होगी। अब पीटीआई अच्छी है या बुरी, उनकी एक परसेप्शन है। वो क्लेम कर रहे हैं 180 MNAs 139 पे आपकी हुकूमत बनती है। उनका क्लेम क्या है कि हमारे 180 लोग वहाँ हैं। वो पंजाब में भी उन्होंने नंबर दे दिए। मुझे बताएं, ये आप टॉक शो सुने कि वाह 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 उस्मा ने बहुत बड़ी दानिशवराना बात करी, सुलह कर लो सुलह में। मुझे जब तक आप इमरान खान को, पीटीआई को कुछ विन विन का हिस्सा नहीं देंगे, ये लड़ाई नहीं ख़त्म होगी। लेट मी बी लिटिल ऑनेस्ट, थोड़ा जा कभी कभी सच बोल लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस डील में कि शहबाज शरीफ आराम से वहाँ पे 2-3 अक्सरीर लेके इस्लामाबाद बैठ जाए, यहाँ पंजाब में मरीम बैठ जाए, और वो इस वक्त इंतहाई अलर्ट काम कर रही है, वो उसमें बाद में जाएंगे। पूरा थिंक टैंक उन्होंने बनाया कि अपना इमेज बनाना है। तो इसका मतलब है कि आप 5 साल वो इनको दे दे और वो मलिया मेड कर दे। मेरा फिर वही कंक्लूजन है कि जब तक आप उसके लिए बीफ नहीं लाएंगे, कोई देखें कोई ना कोई हिस्सा उसको नहीं देंगे, ये मामला नहीं खत्म होगा। और इमरान को सूट करती है कन्फ्रंटेशन। उसका जो वोटर है वो उसका अग्रेशन देखना चाह रहा है, गुस्सा देख चाह रहा है। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इमरान ने कन्फ्रंटेशन छोड़ी तो उसकी पॉपुलैरिटी ज़मीन से नीचे चली जाएगी। राना साहब, आपको भी यही लगता है? और क्या देखें, अगर 180 की जिस तरह से पीटीआई दावा कर रही है, तो क्या यानी 75 सीटें जो पीएमएलएन को मिली हैं वो भी सारी उधर चली जाएं, 5 सीटें आप पीपल्स पार्टी से भी निकाल लें या किसी और पार्टी से निकाल लें, तो यानी 80 सीटें इस तरह से करके पूरी होंगी? तो क्या पीएमएलएन का और दूसरी पार्टीज़ का, पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है? क्या इसका मतलब ये है? एक बात, इस वक्त वो इतने अनपॉपुलर थे? एक बात याद रखें कि जिस शख्स ने 4 हलकों के ऊपर अपने 4-5 साल नवाज शरीफ के सामने खड़े होकर गुजार दिए थे ना, वो 80 सीटों को नहीं छोड़ेगा। उसने तो 4 हलकों के ऊपर सब कुछ कर दिया था, तो ये तो 80 सीटों का उसके मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि ये छोड़ दें आप कि जी पीपल्स पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी या नून लीग की, ये मुमकिन ही नहीं है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को 8 के पता नहीं 12 सीटें मिली थी, ठीक है ना। मियाँ साहब ने वो वाइट वॉश कर दिया था सारों को, ठीक है। फिर मियाँ साहब को भी एक वक्त आया था कि जब उन्हें कौमी असम्बली में कुछ नहीं मिला था और रातों रात लाहौर की दीवारों पे जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग के नारे लगाए गए थे। और पंजाबी फौरन जाग गया। अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा, बड़ा मजे से सो रहा था। मैं भी जाग गया, मैं भी जाग गया। अच्छा, और मैं मलिक से ये नहीं पूछूंगा क्योंकि ये आइन और कानून का मुहाफिज है, तो ये नहीं मैं पूछूंगा कि उस पंजाबी को जगाया किसने था रातों रात, वो कौन था जिसने पंजाबी को जगा दिया था। हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। और हुक्म किसे हुआ था? चलो आप सारी गल्लां नहीं पूछी दी। सो अगर आप इस तरह करते रहेंगे, और एक बात मैं अर्ज कर लूं कि 1981 से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। कभी जनरल वो कौन थे, जिलानी से काम, जनरल जिलानी साहब वो आते हैं,
वो उन्हें वजीर ख़जाना बना देते, फिर जनरल ज़ियाउल हक आते हैं, वो कहते हैं मेरे बेटे, वो उन्हें वो बना देते हैं क्या कहते हैं वजीर आला। उसके बाद फिर चल है, ठीक है, अब वो दौर चले गए। अब आप इस तरह जोड़ तोड़ करके डिग्गियों में बैठ के नहीं मामला तब्दील कर सकते। इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोल रहे हैं, जाएं रेडी वाले से बात करें, वो आपको कहेगा कि हाँ जी बेईमानी करके आए ये सारे। जाएं जाके सिट्टे बेचने वाले से पूछ लें, वो कहेगा सारे ये जो है बेईमानी करके आए। तो ये कोई इमरान ने नहीं लोगों को जाके कहा। 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि ना तुम्हारे पास एक वसाइल की रत्ती बराबर कोई चीज नहीं थी। हर जगह पे शेर दे नारे बजनगे, शेर के वो लगे हुए थे, शेर के लोग खड़े हुए थे, और विचों निकलिया क्या, वो तो खुद नहीं तवक्को कर रहे थे कि ऐसा हो सकेगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बात भूल जाए अब कि आप आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं इस तरह करके। आवाम रिएक्ट करती है और इससे ज़्यादा बुरा रिएक्ट करेगी, उससे पहले बेहतर है कि हम अपनी चीज़ें सीधी कर लें। ठीक है मलिक साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सूबाई हुकूमतें उन्होंने अपना काम बड़ी तेज़ी के साथ शुरू कर दिया है। कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रमज़ान के हवाले से तो फ़ौरन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। पंजाब में अभी आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से मनसूबे जो है वो काम करना शुरू? देखिए, सख्त मुकाबला है सिंध में और पंजाब में और KPK में फ़कीर बनाने का। बिल्कुल मेहनत हो रही है कि किसी तरह पाकिस्तानी को किस तरह हम पैसे दे के ना इनको मुताज रखें। इनको वो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना चाइना की, कि अगर आप किसी को मछली देते रोज़ देते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसका एक ही हल है, प्यार मोहब्बत है, तो उसको मछली पकड़ाना सिखाना है। ये नहीं सिखाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी इनकी वारदात बताऊँ। मतलब बंदा रोने का भी लफ्ज़ अच्छा नहीं है। सिंध वाले अपना इनका जो डाटा है, 60% सिंध की आबादी, राना साहब सुनो, 34,000 रुपये से कम इनकम है। कितनी? 60% सिंधी की 34,000 से कम इनकम है। हल क्या निकाला है? 5,000 सबको दो। और मुझे साफ नजर आ रहा है इलेक्शन में वोट देने के पैसे ले लो, 5,000। अब मुझे तुम बताओ, चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वैसे हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। 5,000 में कौन सी फैमिली का क्या बदलेगा? मुझे इसका तुम जवाब दे दो। ये है सिंध का कारनामा, सुनते जाओ। 34,000 से कम आमदनी के उन्होंने 60% आबादी के 44 लाख खानदानों को 5,000 रुपये देना है। ना माँ सिरसान ना पियो सिरसान। उनको 5,000 मिलेगा, कोई सिगरेट पी लेगा, कोई चाय पी लेगा, तो कोई कहेगा भाई फिल्म लेना। वैसे फिल्में तो हमने ख़त्म ही कर दी हैं, पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बता दो, इस 5,000 से आपने जो 20 अरब खर्चना है, इसका एक भी मुझे फ़ायदा नहीं था, सिवाय ये कि यार हमने वोट दिया था। ये प्राइस दे रहे हैं 20 अरब रुपया जी, तुझे वोट देता। अब चलते हैं पंजाब पे। पंजाब में सारा मसला है घ्यो आटा दाल का मसला है कि आप मुझे एक पैकेट दे दें 3-4 महीने के लिए। ये भी कुछ 70 लाख लोगों को देने लगे हैं अपना घी आटा वगैरह रमज़ान के लिए, और उसके बाद इतना इनकलाब हो जाएगा। वो जो एक दफ़ा आटा खा लेगा ना, 6 महीने तो उसको भूख ही नहीं लगी। ये नवी एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर भी है। अगर वो घी में आप अंडा बना लेंगे तो 2000 साल आपको भूख ही नहीं लगेगी। और मैंने दसो है 70 फैमिली का क्या बनेगा? 15 दिन के बाद वो किधर जाएंगे? ये भी अरब रुपये खा गए और गोल्ड मेडल बनता है। KP का कभी उन्होंने भी तो रंग, ये पंजाबी लाहौरी लफ्ज़ है रंगबाजी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, इन किसी के पास प्लान नहीं है कि आपने महंगाई किस तरह ख़त्म करनी है, रोज़गार किस तरह बड़ा करना है। और असल क्वेश्चन है इनकम बढ़ाना, असल क्वेश्चन है लोगों को एम्पावर करना ना। ये फ़कीर बना रहे हैं, और उनकी सुन ले, वो बड़ा अच्छा बात है। वो कह रहे हैं जी कि यकम रमज़ान से हम शुरू करने लगे हैं कार्ड, अच्छी बात है, हेल्थ कार्ड। मगर मजे की बात सुने, खर्चा कितना है? 5 अरब। इसी कार्ड का गिरेबान पकड़ा हुआ है कंपनी ने, पता है क्या? 17 अरब रुपए उधार देना है। अच्छा, मैंने मतलब अंदाज़ा लगाया, ये फ़ोन के मेरे 17 रुपए उधार हैं, तो मैं अपनी बहन को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ठा करके फ़ोन फेंक रहा हूँ, ले काकी भैन तू मैट्रिक किया, मैं तुम्हें एक और यार 17 अरब तुमने पहले उधार नहीं उधारा कार्ड्स का, सिर्फ ये बताने के लिए। ये तीनों मुझे लगता है बिल्कुल बहन भाई है। एमी पॉलिटिकली सारी वैसे अपनी, तीनों का एक ही तरीकाकार है कि लोगों को छोटा छोटा बेनिफिट देकर ना उनको फकीर बनाए। बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है इस तरह। तो वो अमीर लोग हैं, वो खाते पीते हैं, वो हमारी तरह फकीर नहीं है। चलो आगे आओ। राना साहब, आटा घी दालें ये दे देना या 5,000 रुपए दे देना, क्या आप समझते हैं कि मसाइल का हल है, जो इतने बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने हैं? पहले तो मुझे ना हैरत हो रही है अपनी अदालतों पे। अदालतों का ये बाकायदा, डेफिनेटली जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में अदालतें काम नहीं करेंगी, उस मुल्क में फिर इसी तरह होगा कि हमारी औकात 2 किलो दाल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी होगी। हमारे मुंह पे वो चिपेड़ मारेंगे कि ये तुम्हारी औकात है, ये पकड़ो। मैं जो बात आपसे कहने लगा हूँ कि अदालतों ने ये हुक्म दिया था कि अगर आप कोई भी सरकारी वो करेंगे ना काम, उसमें किसी फ़र्द की तशहीर नहीं होनी चाहिए।
सीएम की तस्वीर ना लगे, वजीर आजम की तस्वीर ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं आपका फ़र्ज़ है, आप कर रहे हैं, तो इसमें अपनी तस्वीर लगाने की क्या जरूरत। क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा जदीद पार्टी है, उन्होंने का नाम सीएम की लगा रहे हैं ना वजीर आजम की लगा रहे हैं, हम एक ऐसे शख्स की लगा रहे हैं जो का हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब की लगा रहे हैं। बात है। अच्छा, अब वो जो प्रिंटिंग हुई है कागज़ वो उस पे थैले पे, अगर फ़र्ज़ करें 20 रुपये हम लगाते हैं और वो 60 लाख थैले हैं तो 60 दूना हो गए, ये कोई मेरा ख्याल है कि 15-20 करोड़ रुपए तो सरकार के सिर्फ तस्वीर छपने में लगा दिया आपने, जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो रानागंज में हसन हुसैन की भी ऐड कर ले तस्वीर, फिर कितने पैसे बनते? मेरा ख्याल है कि भूल चूक लेन देन है, अगला जो घी का डब्बा होगा उसके ऊपर शायद आ जाए, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ बताएं, आप सुन के हैरान होंगी मलिक साहब, शुक्र करें कि आटा आप तक नहीं आया है। मेरी इतलात ये है कि जहाँ पे आटा जा रहा है वहाँ पे उन लोगों को कहा जाता है कि हम आपकी एक वीडियो बना रहे हैं, आपने ये आटा उठाते हुए कहना है कि बहुत शुक्रिया सीएम साहिबा, आपकी वजह से हमारे घर में। यार आप कितना जलील करोगे लोगों को यार, क्या ये हमारा कल्चर रह गया है? क्या हमारी ये तरबियत रह गई है कि हम उन लोगों को जो बेचारे 2-2 किलो चीनी के लिए जलील हो रहे हैं, अब उनकी तस्वीरें बनाएंगे उनकी वीडियोस बनाएंगे और देंगे कि ये हैं वो हकीर कीड़े जिनको हम दाना डालते हैं जिंदा रहने के लिए। वीडियो का क्या जिक्र किया तुमने? कहा जाए, उनसे कहा जा रहा है कि जी आप वीडियो में कहें कि शुक्रिया जनाब। तो बड़ी वीडियो बनी है ना, मैंने वो कोई वैसी वीडियो तो नहीं कह रही यार मलिक साहब, आप आयन और कानून के मुहाफिज हैं, आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ले नहीं, तुम मुझे क्या, मुझे बताओ कि तुमसे ये क्या चाहते हो? तुम तो आइन और कानून के बड़े मुहाफिज हो, मेरे से कहते हो कि तुम पुठी सुठी बातें करो, उल्टी सीधी बातें करो। यार इसमें कोई लड़ने वाली बात है? मैंने कैसी वीडियो बनेगी? तो अभी औखा हो गया। अच्छा मलिक साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको हम वाइंड अप कर दें, मुझे ये बताएं कि महंगाई खत्म करने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास? देखिए, महंगाई ख़त्म करने का आपके पास जो असल तरीका है ना, वो ये है, जब तक आप पैदावारी लागत पाकिस्तान में चीज़ों को सस्ती नहीं ना करेंगे, इस बिजली की कीमत के साथ, इस पेट्रोल की कीमत के साथ, इस गैस की कीमत के साथ पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो ही नहीं सकती। आप वाइबल ही नहीं है, आप कोई इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते, आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते। हाँ। आप बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मैं मतलब आज जो बातें मैं सुन रहा था, आई वॉज शॉक्ड। मतलब गुजरांवाला में एक इंडस्ट्री है, वो प्लेट्स बनाते हैं। मैं आज की बिल्कुल लेटेस्ट में यूनिवर्सिटी में मुझे एक बंदे ने बताया कि गुजरांवाला में हज़ारों लाखों लोग सारे वहाँ पे चलेंगे कि साहब जी कि एक अफानी में 4 रुपए हैं, जिसकी तरह गुजरांवाला में 45,000 थी ना, वो काबल क्रॉस कर गया हुआ और उसकी तरह हो गया 2 लाख रुपया। हम तो अफगानिस्तान से नहीं लड़ पा रहे क्योंकि इतनी महंगी प्रोडक्टिविटी के साथ, बिजली के साथ, गैस के साथ आप फकीर पैदा कर सकते हैं, प्रोडक्टिव सोसाइटी नहीं। वैसे सिंपल फार्मूला है, मैं आपने ब्रेक लेनी है, बहुत आसान है गुर्बत खत्म करने का, और ये मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में कामयाब हो जाएंगे हम, कि आप गरीबी खत्म कर दें। ना ढोला होसी ना रोला होसी, गरीब मर जाएंगे तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। आप बेहतरीन, फिर चाहे आप आटे के डब्बों की जगह पे आप कोई क्या कहते हैं वो पिज़्ज़ा शीज़ा के ऊपर डब्बे पे तस्वीर बना के बाबे की जगह। पंजाब में उस पर भी काम हो रहा है, लैपटॉप पे भी काम हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निगरान दौर का तो खात्मा हो गया, लेकिन जो निगरान हुकूमत को इस वक्त जो है उनके कुछ कामों पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या वजूहात हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? राना साहब, मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इसकी डिटेल्स ज़रा हमें बता दें कि क्या किन किन मामलात पर ये हाईलाइट हो रहा है। अच्छा देखिए, वो तो एक तफसीली बात है और मलक के नोट्स मेरे से ज़्यादा अच्छे बने होते हैं। ये वो बच्चा है जो पेपर की पूरी तैयारी करके आता है, बड़ा सियाना, ठीक है ना। और मैं वो बच्चा हूँ जो मलक के पीछे बैठता है और मलक जो लिख रहा होता है उसमें से देख देख के ना अपनी चीज़ें ले रहा होता है। अभी काउंटर तैयार कर रहे एक लतीफ़ा सुन लें कि अभी ब्रेक के दौरान ही हमारे दोस्त हैं कैमरामैन, उन्होंने कहा मेरा नाम ना लेना। खौफ का आलम देखें कि हम लोग सच बोलते हुए भी डरते हैं कि जिनके लिए हम सच बोल रहे हैं उनके अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं है और हमें कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। उन्होंने मुझे अभी वीडियो दिखाई है व्याड़ी की, जिसके अंदर आटा और घी दिया जा रहा है गरीब ख़ानदान को और उनकी वीडियो बनाई जा रही है। और वो जोमा, वो पता नहीं कौन कौन ब्यूरोक्रेट्स और वो वहाँ के सारे वो खड़े। यार तुम शर्म नहीं आ रही यार?
तो थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही कि ये बूढ़ी औरत जिसको तुम ये आटा देते हुए तस्वीर, उसकी अन्ना को किस तरह कुचल रहे हो तुम, उसकी इज्जत नफ्स को किस तरह कुचल रहे हो तुम, तस्वीरें बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो यार तुम उसकी, इससे ज्यादा कुछ छोटापन हो सकता है। और ये जो आपने सवाल किया, मैंने कहा ये जरा मैं कर दूं, उसने कहा मेरा नाम ना लेना, लेकिन अगर अब वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा तो मैं उसका नाम ये ना सारे कैमरामैनों की शामत आते हैं व्याड़ी से भी कोई ताल्लुक नहीं, उसका व्याड़ी से तल्लक नहीं, पता लगे व्याड़ी के सारे बंदे चुके जाए। अच्छा, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी आपको मजे की बात सुनाऊंगा। देखें, हम सारे भूखे लोग हैं, खाना वाना ये वो, हमने ट्रांसमिशन की, 14-14 घंटे हमने ट्रांसमिशन की, मौका मिलता था भागे जाते थे, कोई चाय पीते थे, कोई बिस्किट खाते थे। पीटीवी में 2 दिन की ट्रांसमिशन पे 60 लाख रुपए खाने पे खर्चे गए हैं। 60 लाख रुपए खाने के ऊपर खर्चे गए। हाथी पकाया उन्होंने। पैसे ठीक है ना, यानी आप अंदाजा करें कि बेचारे कितने वहां पे। अच्छा, फिर 2 करोड़ रुपए की जो रकम है वो सिर्फ रिपोर्टिंग और ट्रांसपोर्ट पे खर्ची गई है। माशाल्लाह। मेरा ख्याल है मरीख तक गए वो लोग ना क्या वो करने के लिए, कवर करने के लिए, धांधली की तलाश। हाँ, धांधली की तलाश में 2 करोड़। अच्छा, फिर आगे चले। पीटीवी वाहिद इदारा था जहां पे हमारा क्रिकेट का जो पीटीवी स्पोर्ट्स था उस पे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस होते थे, और 2 बड़े पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस में जंग थी वो बिड लेने की। अच्छा। और पीटीवी हमेशा जीत जाता था। इस बार उन्होंने कहा नहीं सर, आप बिस्मिल्लाह करें, और वो पीटीवी ने बिड में खुद ही हार गए और दूसरों को 2 को जिता दिया। यानी हम वो एसेट जो पीटीवी का था, मतलब ये प्लान था। हाँ जी, प्लान तरीके ऐसा करेगी। हाँ। अच्छा, फिर लतीफ़ी कि जब ये सारा इंतखाबी अमल चल रहा था तो जो पीटीवी ग्लोबल था ना वो अचानक बंद कर दिया गया कि वो लोग, उनके यार में लोगों को पता चलेगा कि हमारे अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और हम जमहूरी कौम में, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, सारा क्रेडिट जो है वो मेरे एक हीरो को जाता है, जो सहाफ़ी भी हैं, जो ब्रॉडकास्टर भी हैं, जो बड़े मुंतजिम भी हैं, सोलंगी साहब। असूल परस्त भी हैं, और इतनी आइन और कानून को भी मानते हैं। असूल परस्ती उनमें इतनी है कि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को उस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया था। और मलिक साहब, आप देखें वो जो है ना कि पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। वाह वाह, ठीक है, तो इस्लाम उनको पोस्ट चेक दे दिए गए, पहले ही एडवांस चेक दे दिए गए कि ये आपके मेहनत है। आप उनके दोस्तों की लिस्ट में नहीं थे? मैं तो पीटीवी से निकाला गया था ना। मुझे तो, मैंने कहा सोलंकी साहब को मैं सलाम पेश करूं। सोलंकी साहब, सलाम आपको जनाब, क्या बात है, आपने तो पीटीवी में एक लहरा बहरे करा दी इंसाफ और कानून की, और मैं तो खुश हुआ कि आप में इतनी सलाहियतें मौजूद हैं। बाकी मलिक साहब से और राना साहब को ये शिकायत है कि उनको नहीं दावत दी गई। मलिक साहब, बाकी मलिक हिरंदा कढ़ाई गोश्त बना था, क्या हुआ था? मेहनत लगे हाथी पक्के, हाथी के लेग पीस रोस्ट हो रहे थे। अच्छा मलिक साहब, राना साहब ने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात की, मैं पीआईए की खास बात करना चाहूँगी कि जो पीआईए की निजकारी का फैसला है, क्योंकि ये कहा गया कि गैर मकबूल फैसला है, तो ये हम निगरान गवर्नमेंट जो है वही करती हुई जाए, तो ये फैसला किया गया। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज जो है वो उसके लिए, उसकी निजकारी के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या कोई पीआईए की निजकारी का इसको फ़ायदा होगा? क्या निजकारी का फ़ायदा होता है? इस पे बड़ा अच्छा सवाल है। ये आपने बाद में मुझसे पूछना है, मैंने इनके थोड़े से कारनामे आपको बताने हैं, निगरान जो तोहफा मिलेगी। अच्छा, आपने और भी बताने हैं? अब वो इसके अलावा, अब देखिए पीआईए का इशू क्या है। पीआईए का तकरीबन 900 अरब रुपए का खसारा है। मतलब ये अगर ये ग्लास पीआईए है ना, तो इसके 900 अरब रुपए का खसारा। आप मुझे कहना कि अपना मलिक साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ा दिल दिया, आप मुझे ये गिलास मुफ्त दे दें, तो मैं कहूँगी आप मुफ्त ले लें। इसका पता क्या मतलब है? 900 अरब रुपए आपने इसका साथ अदा करना है। हाँ। यानी मैं कितनी तकलीफ से ये आपको बात बता रहा हूँ। आप सारे जहाज, सारा पीआईए भी जिसको देंगे, फिर 900 अरब रुपए आपके गले में आए। अब सवाल ये है कि जो निजकारी का फ्रॉड इन्होंने पाकिस्तान में रखा हुआ है, ये राना चलाता था पीआईए, मेरे कंट्रोल में था, ये रियासत का इदारा था, ये आपका फेलियर है। और ये उस पीआईए की बात कर रहे हैं। आज यूरोप की माल्टा एक एयर है, पूछे जाके चले, मैं नहीं बता, पूछे किसने बनाई थी। आप पूरे मिडिल ईस्ट में चले जाए, किसी एयरलाइन पे हाथ रखे, पूछे किसने बनाई थी। इसका मतलब है कि मार कहाँ पे पड़ी है? मार ये भाई साहब, आप सॉरी, यूरोप की कुछ जो आज की कामयाब एयरलाइंस हैं वो पीआईए से उनके लोग यहाँ ट्रेंड होकर गए। माल्टेज इन यूरोप, ये साइप्रस जिसको कहते हैं, उसके साथ एक छोटा सा मुल्क है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी हम घटिया हैं,
मतलब मैं रेलवे नहीं चला सकता तो इसकी सजा क्या है, जूती इसको प्राइवेट कर दो। इस छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, राणे से पूछ लो, मुझसे पूछ लो, चलो आपकी बाल ले उसी बार ज्यादा तुम्हें खुश करने के लिए कहते हैं, इतनी छोटी नहीं दूं जिन्हें हम तुम्हें कहते चले हैं। आप मुझे बड़ा कह लें छोटा कह लें, मुझे नहीं चलो फर्क अच्छी पड़ता बात वैसे। है। मुझे ये बताओ, एक जमाने में वापटा पाकिस्तान की स्टेट के पास ही थी, मुझे अच्छी तरह याद है 4-5 रुपए का यूनिट था, 8 रुपए का यूनिट था। और यार ये कैसी प्राइवेटाइजेशन है, इसने जान निकाल दी है। 60 रुपए का यूनिट, 90 रुपए का यूनिट, ये कर लो प्राइवेटाइज। मतलब ये मतलब शर्मी की हद ही कोई नहीं है कि स्टेट का काम है टू फैसिलिटेट इट्स पीपल। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बड़ी अपनी पूरी ईमानदारी से एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, इस बिजली की कीमत से, इस गैस की कीमत से, इस परफॉर्मेंस से आप सोसाइटी वाइबल नहीं बना सकते। ये चैलेंज है मेरा। और देखें ये निजकारी के ध्यान में आपको लगा रहे हैं, इन्होंने ये नहीं कहा, ये रियासती इदारों के आके सारे चेयरमैन सारे खड़े होते, कान पकड़ के ऐसे मेरे से माफ़ी मांगते कि यार आई एम शेम ऑन मी, मैंने 11 लाख तनख्वाह ली, मैंने 9 लाख तनख्वाह ली, 5 मेरी ये गाड़ियाँ थी, 3 मेरे मकान थे, हमने जो इस एयरलाइन के साथ 40 साल किया, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मेरे पे प्रेशर डाल दिया निजकारी करें। क्यों जी, क्यों निजकारी करें? किस लिए करें? बेच के रहे, मसला क्या है कि वो बेच के मुल्क चलाना है। तो ये निजकारी का जो इनका कमाल है वो बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप रियासत को एक्टिव बनाएं, परफॉर्मेंस बेस बनाएं। ये दुनिया का वाहन मुल्क है जहाँ पे आप बीए करके एक दफ़ा आपको सिर्फ इंग्लिश लिखनी आती हो, आप सीएसएस कर लें, ऐसी दी तैसी 60 साल तक आप जुआई हैं हमारे। मलिक साहब, मुझे छोटा सा एक पॉइंट मुझे जाते जाते ज़रा ये समझा दें, क्योंकि हमने सुना है कि प्राइवेटाइजेशन बेहतर है, क्योंकि जो हुकूमत है, सरकार है, उसके पास कम से कम जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके ऊपर उतना बोझ नहीं पड़ता। नहीं, बोझ नहीं, ये परफॉर्मेंस इनको काम ही नहीं। ये हमारा मसला करप्शन है, हमारा मसला लूट मार है, काम चोरी है, रियासत नहीं है। मैं साबित कर रहा हूँ, यही वापटा जब ये स्टेट के पास था, अब किसी बच्चे से पूछ ले क्या रेट थे, 8 रुपए का यूनिट था। जिस दिन प्राइवेटाइज किया आपने 16 का कर दिया, रोला बड़ा डाला जी प्राइवेटाइज। ये फ्रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन है। पूरा पाकिस्तान मरवा गई है मोहतरमा बेनज़ीर, उसको ऐसा लाइन दे गई है कि पेट्रोल से बिजली बनाओ। मैं समझता हूँ बेनज़ीर का इतना बड़ा क्राइम है ये पाकिस्तान में IPPs लगाने का, पूरा पाकिस्तान इसकी सजा काट रहा है। ठीक हो गया। राना साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बस हम 2 जुमले कहूँगा कि इस मुल्क का लतीफ़ा देखें कि SNGPL जो गैस पाकिस्तान को नहीं फराम कर सकता ना, और हमारे पास अब गैस इतनी है कि हम 2 घंटे के लिए लाते हैं। उसके मेरा MD की जो तनख्वाह है वो 24 के 30 लाख के करीब। इस पे बात नहीं करनी, प्राइवेटाइज कर दो। और फिर और सुन लें कि IPPs जो हैं हमें 12,000 मेगावाट आई थिंक सो के इतनी मिल रही है, पैसे हम उन्हें 24,000 मेगावाट के अदा कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, क्योंकि उनके साथ हमारा मुआहदा ये हुआ है। और आप चलें, एक बस आखिरी एक जुमला सुन लें। वो एक नशेई था, सिगरेट पी रहा था, कह मारा था, तो किसी ने कहा कि यार तुम्हें कल की परवाह नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मुश्किल पेगी, आप अपने गुर्दे बेच देंगे, ठीक है ना। तो ये वो नशेई है जो कहते हैं कि मुश्किल पेगी तो बेच देंगे, वो बेच देंगे। हमने नहीं ठीक होना, अपनी चीज़ें बेचनी है। हमने ये तय नहीं करना कि PIM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के कितने लोग जो थे भर्ती किए गए। हमने ये नहीं सोचना कि जो स्टील मिल है उसको MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलके खाया। ठीक है राना साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।